औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इमरान गफ़ूर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज वर्ल्ड। इससे पहले हमने पढ़ा था, पिछले लेक्चर में हमने बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट और चार्ज के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो जब भी हम किसी चीज़ को ज़मीन से लिफ्ट करते हैं, अर्थ से लिफ्ट करते हैं, तो उसमें एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है और उसमें ये सलाहियत पैदा हो जाती है कि वो काम कर सके। इसी तरह से जब किसी बॉडी को हम चार्ज करते हैं तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, उस बॉडी को चार्ज करने के लिए हम उसके ऊपर क्या करते हैं, वर्क करते हैं और यही वर्क उसकी जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। फिर बॉडी के अंदर ये सलाहियत पैदा हो जाती है कि वो क्या कर सके, काम कर सके या चार्जेस को मूव करवा सके, अट्रैक्शन या रिपल्शन के थ्रू वो क्या करवा सकती है, मूव करवा सकती है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी W और चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं, तो V इज इक्वल टू W/Q। या इसकी एक और डेफिनेशन आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि इट इज़ अ वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट एनी पॉइंट। यानी किसी भी चार्ज के ऊपर जो वर्क करते हैं उसको इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क किया जाता है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसको आप V से डिनोट करते हैं, W/Q। W क्या है, वो जो वर्क किया आपने, और जो Q क्या है, चार्ज है। और एनर्जी की आपको यूनिट पता है, जूल होती है, और चार्ज की कॉलम। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट होगी जूल पर कॉलम होगी। इसी तरह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसकी जो SI यूनिट है वो क्या है, वोल्ट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर आपके पास 10 वोल्ट है तो इसका मतलब ये है कि अगर एक कॉलम चार्ज है आपके पास तो उसको मूव करवाने के लिए आपको जो है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो 10 जूल होगी। तो देन जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, 10 वोल्ट होगा। और अगर 2 कॉलम चार्ज होगा तो फिर जो है वो 20 जूल जो है वो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। देन आपके पास जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आ जाएगा, 10 वोल्ट आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं वोल्टेज ड्रॉप के बारे में। वोल्टेज ड्रॉप क्या है, वोल्टेज ड्रॉप हमेशा किसी भी सर्किट एलिमेंट के अंदर होता है। जिस तरह से रजिस्टर, इन केस ऑफ DC सर्किट्स, रेजिस्टेंस में जो है वो वोल्टेज ड्रॉप होगा। और अगर AC की बात करें तो कैपेसिटर और इंडक्टर भी आ जाते हैं, तो उनमें क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है। सपोज हमारे पास ये एक रजिस्टर R है और इसमें से करंट I फ्लो कर रहा है, तो वोल्टेज ड्रॉप होगा V इक्वल टू IR वोल्ट होगा। इसी तरह से अगर कैपेसिटर है तो उसमें से करंट IC फ्लो कर रहा है, तो आपको पता है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो XC रिएक्टेंस 1/ωc और 1/2πfc। तो या VC जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इसके अक्रॉस वो क्या होगा, I × XC के बराबर होगा। और ये भी इसमें इसकी यूनिट भी क्या होगी, वोल्ट होगी। इसी तरह से इंडक्टर की बात करें तो आपको पता है इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इज इक्वल टू ωL या इसको ω2πfl। तो VL किसके बराबर हो जाएगा, I × XL, और ये भी किस में होगा, वोल्ट में होगा। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो हमारे पास हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास 2 चार्ज बॉडीज़ हैं। एक को चार्ज किया हुआ है +5 वोल्ट तक और दूसरी को चार्ज किया हुआ है +3 वोल्ट तक। और हमारे पास जो +5 A बॉडी है ये हाई पोटेंशियल के ऊपर है और B जो है वो क्या है, लो पोटेंशियल के ऊपर है। तो कन्वेंशनली जो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो जब भी हम इन 2 बॉडीज़ को कंडक्टर के साथ ज्वाइन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स +3 से +5 की तरफ क्या करना शुरू हो जाएंगे, मूव करना शुरू हो जाएंगे। यानी ये जब तक मूव करते रहेंगे जब तक इनके जो पोटेंशियल्स हैं इनके दरमियान जो है डिफरेंस है। जब ये सेम हो जाएंगे तो ये करंट जो है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ये करंट क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर कन्वेंशनल की बात करें तो कन्वेंशनल करंट की सूरत में ये जो +5 वोल्ट वाली जो बॉडी है इससे जो है वो करंट फ्लो करेगा किधर, A से B की तरफ मूव करेगा। लेकिन चूँकि हम इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात कर रहे हैं तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करना शुरू करेंगे B से A की तरफ, और उस वक्त तक मूव करते रहेंगे जब तक जो है वो इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम नहीं, डिफरेंस ख़त्म नहीं हो जाता।
तो जब तक ये डिफरेंस रहेगा, जब तक ये करंट जो फ्लो करता रहेगा। और जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, बैटरी को यूज़ करते हैं कि बैटरी के जो नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर जब ये पहुँचेंगे, ये इलेक्ट्रॉन जब ये इसके ऊपर पहुँचेंगे तो बैटरी उनको वापस क्या कर लेगी, उनके ऊपर वर्क करके उनको लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल के ऊपर जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे और फिर जो है वो पूरा सर्किट रन होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी, बैटरी की ज़रूरत होगी। इसी तरह से जो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान जो डिफरेंस है, ये हम इसको इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ईएमएफ क्या होती है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। EMF क्या है कि it is energy which it gives to each coulomb of charge, or it is potential difference between the terminals of battery when there is no current flowing in external circuit। कि अगर ये हमारे पास बैटरी है और एक्सटर्नल सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा तो इसके जो टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहेंगे। यानी अगर एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा तो जो इन पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहेंगे। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है कि जो अगर आपके एक्सटर्नल सर्किट में कोई एलिमेंट लगा हुआ है, सर्किट कंप्लीट है, जब करंट फ्लो करना शुरू होगा तो देन जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो टर्मिनल्स हैं उनके अक्रॉस जो आपकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको क्या जो वोल्टेजेस का जो डिफरेंस है उसको क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे, जब एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो कर रहा होता है। इसी तरह से देखें, ये ए है, ये बी टर्मिनल है और इनके दरमियान एक रजिस्टर लगा हुआ है और यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है ए से बी की तरफ फ्लो कर रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं बी ए बी इज इक्वल टू बी ए माइनस बी बी। कहाँ से ए से बी की तरफ फ्लो कर रहा है तो हम लिखेंगे बी ए माइनस बी बी लिखेंगे। और इसमें से अगर करंट पॉइंट सपोज एक और है जहाँ पे बी वन और ये बी टू है और दरमियान में रजिस्टर लगा हुआ है और ये आई करंट इसमें से फ्लो कर रहा है, तो हम आई फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, बी वन से बी टू की तरफ फ्लो कर रहा है तो बी वन माइनस बी टू ओवर आर, इसको लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास ये दो टर्मिनल्स हैं V1 और V2 और V1 से V2 की तरफ फ्लो कर रहा है करंट I, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं I V1 से स्टार्ट हो रहा है माइनस इंटू माइनस V2 ओवर R, V1 प्लस V2 ओवर R, ये इसका करंट आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से दो रजिस्टर्स हैं आपके पास R1 और R2 और करंट फ्लो कर रहा है माइनस V2 से V1 की तरफ, तो आप इसको लिखेंगे माइनस V2 पहले लिखेंगे और फिर माइनस V1 ओवर टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 करके इसको लिख लेंगे। फिर इसके बाद रेजिस्टेंस को देख लेते हैं। रेजिस्टेंस क्या है कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, डीसी सर्किट में जो करंट के रास्ते में जो रुकावट होती है, जो अपोजिशन होती है, उसको क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। और इसको किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। और ये जो रेजिस्टेंस है ये किसी भी कंडक्टर की जो लेंथ होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कंडक्टर की लेंथ को जितने बढ़ाते जाएंगे इतनी रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका जो है वो ज़्यादा होगा इतनी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। और अगर ये एरिया जो है वो कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी। इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर कंबाइन करें तो R इज़ प्रोपोर्शनल टू L ओवर A, और ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो R इज इक्वल टू रो L ओवर A। अब ये रो क्या है, रो क्या है, रेजिस्टिविटी है, और ये इसको कहते हैं रेजिस्टिविटी। और ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, टाइप ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर के ऊपर हमेशा डिपेंड करती है, और ये लेंथ के ऊपर या एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करती। और या फिर इसको यहाँ पे अगर हम लेंथ आपके पास 1 मीटर हो, एरिया आपके पास 1 मीटर हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, तो यहाँ पे आप पुट करेंगे तो रो इज इक्वल टू आ जाएगा आर के बराबर आ जाएगा। इसकी एक डेफिनेशन फिर ये भी हो सकती है कि इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ मीटर क्यूब ऑफ अ सब्सटेंस। क्योंकि आपने लेंथ 1 मीटर ली, एरिया 1 मीटर स्क्वायर लिया, तो इसका जो वॉल्यूम हुआ वो कितना होगा, 1 मीटर क्यूब। तो वो किसके बराबर होगा, वो आर के बराबर होगा। रो किसके बराबर हो जाएगी, फिर आर के बराबर हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ मीटर क्यूब ऑफ अ सब्सटेंस।
तो इसकी अगर यहाँ से यूनिट निकालें तो आर की ओम हो गई, एरिया की मीटर स्क्वायर हो गई और लेंथ की मीटर हो गई। तो मीटर और मीटर स्क्वायर कैंसिल होंगे तो इसकी जो रेजिस्टेंस, इसकी जो यूनिट होगी वो ओम मीटर कहलाएगी।